सच्ची और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात साइक्लोन मोखा की करते हैं, जो अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है और ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये साइक्लोन बांग्लादेश और म्यांमार में सीमावर्ती क्षेत्रों में लैंडफॉल करेगा और इस दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इनकी रफ्तार 175 किलोमीटर तक जा भी सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इसका असर बंगाल, ओडिशा के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकारी एजेंसियों को इन जिलों में तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी किस तरह की है, देखिए जरा। एनडीआरएफ भी तैयार है और एसडीआरएफ भी तैयार। कोस्ट गार्ड भी तैयार है और पुलिस भी। ये तैयारी है साल के पहले चक्रवाती तूफान मोखा से निपटने की, जिसकी दस्तक को लेकर बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा ये साइक्लोन अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है और तेजी से बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारत में तो ये नहीं टकराएगा, लेकिन इसका असर ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में देखने को मिल सकता है। खासकर बंगाल और ओडिशा में समुद्री किनारे बसे जिलों में सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जो लोगों को समुद्र से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए चेतावनी दे रही है। इस काम में एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को आगाह कर रही हैं। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्राप्त खबर अनुযায়ী সকল মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে चक्रवात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 100 एनडीआरएफ के जवानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। 2023 का सबसे पहला साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में फॉर्मेशन उसका हो चुका है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है मोका, जो शायद इस बार पश्चिम बंगाल या ओडिशा को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगी। लैंडफॉल भी उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल और स्टेट दोनों की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ के 8 टीम्स कोस्टल एरिया में लगाए गए हैं। करीबन 200 ऐसे एनडीआरएफ के कर्मी भी लगाए गए हैं ताकि इम्पैक्ट इसका कुछ भी हो, अगर भारी बरसात भी होती है कल और परसों, तो लोगों को परेशानी से बचाया जा सके, किसी भी नेचुरल कैलामिटी को टैकल किया जा सके। ओडिशा और बंगाल के अलावा मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, particularly Tripura, South Mizoram and Manipur, these states likely to get some affected because of this system. मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई की दोपहर ये साइक्लोन बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्योक्प्यू के बीच लैंडफॉल करेगा। यानी कॉक्स बाजार और क्योक्प्यू के बीच कहीं भी इसके टकराने की संभावना है। इस दौरान 160 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मूसलाधार बारिश की भी उम्मीद है। 14th फॉरनून में इसका क्रॉस करने का चांसेस है, अराउंड 14th फॉरनून। ये क्रॉसिंग पॉइंट है हमारा बांग्लादेश का कॉक्स बाजार और म्यांमार का क्योक्प्यू जो है, ये उसका बीच में होने का चांसेस है। इसका वजह से हमारा उड़ीसा में कोई वार्निंग जारी नहीं किए हैं, वार्निंग नहीं है, और कोस्टल उड़ीसा में भी नहीं है। बट हमारा डीप सी एरिया फिशरमैन के लिए वार्निंग है, क्योंकि फिशरमैन हमारा डीप सी में भी जाते हैं, तो डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट डेज में है,
हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी में आज से ही जाने का माना है, कल से ही था। और हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 12 से 14 तक, अभी कुल मिला करके जो है 14 तारीख तक हमारा डीप सी एरिया में फिशरमैन को जाने के लिए मना किया है। मौसम विभाग तूफान की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए है। उधर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में भी साइक्लोन मोखा से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बैंड बाजा बारात वाली गुड न्यूज दे देते हैं। अच्छी खबर यह है कि अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को लेकर ये खबर है, जो कल दिल्ली में सगाई करने जा रहे हैं। इस सगाई समारोह में दोनों के परिवारों के अलावा राजनीति और फिल्मी दुनिया की कई मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। करीब 150 गेस्ट हैं जिनकी लिस्ट बनी है इस एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, जिनकी मौजूदगी में दोनों एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाएंगे। कभी एयरपोर्ट पर साथ नजर आए, कभी रेस्टोरेंट में साथ देखे गए, तो कभी आईपीएल मैच के दौरान दोनों साथ दिखे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, जिनको लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है, और ये गुड न्यूज है दोनों के एंगेजमेंट की। दोनों के रिश्ते को लेकर बीते कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अब ये तय हो गया है कि 13 मई को दिल्ली में दोनों सगाई करने जा रहे हैं। एंगेजमेंट की सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं और मेहमानों को इनविटेशन भेजा जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस सगाई समारोह में 150 मेहमान शामिल हो सकते हैं, जिसमें राजनीति जगत से लेकर बी टाउन की कई हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। बॉलीवुड की दीवा परिणीति चोपड़ा और आपके सांसद राघव चड्ढा सगाई के बंधन में बंधने वाले हैं। 13 मई को उनकी सगाई होगी और खबरों की माने तो मेरे पीछे जो कपूरथला हाउस आप देख रहे हैं, इसमें ही दोनों सगाई करने वाले हैं। ये कार्यक्रम कल यानी 13 मई को शाम 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल होंगे, साथ ही नेता भी शामिल होने वाले हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और परिणीति चोपड़ा की बहन और स्टार प्रियंका चोपड़ा भी शामिल होने वाली हैं। हालांकि इसके पहले जब दोनों से सगाई और शादी को लेकर सवाल किए गए, दोनों ने मुस्कुराकर इसे टाल दिया। परिजी रुकिए, परिजी रुकिए, परिजी रुकिए, परिजी रुकिए, 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 परिजी सर, शादी कभी है सर, परिजी जी शादी कभी है। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और ये तय हो गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। परिणीति बॉलीवुड का एक मशहूर चेहरा है, तो राघव आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। कॉलेज के दिनों से दोनों दोस्त हैं और अब बरसों की इस दोस्ती को एक नए रिश्ते का नाम मिलने जा रहा है। इस खास मौके पर राघव चड्ढा पवन सचदेवा का डिजाइन किया हुआ अचकन पहनने वाले हैं, जबकि परिणीति चोपड़ा अपनी सगाई में मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए आउटफिट में नजर आने वाली हैं। क्योंकि बीते दिनों कई बार उन्हें मुंबई में मनीष मल्होत्रा के ऑफिस और घर के बाहर देखा गया था। खास बात यह है कि परिणीति चोपड़ा इस अपनी सगाई समारोह में मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ लहंगा और या ड्रेस पहनेंगी। वहीं अगर हम राघव चड्ढा की बात करें तो वो पवन सचदेवा का डिजाइन किया हुआ अचकन पहनेंगे। ये सगाई समारोह ऐसी होगी जिसमें नेता अभिनेता दोनों शामिल होने वाले हैं। हालांकि स्टार्स की तरफ से अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। खबर है कि 13 मई को परिणीति और राघव की सगाई दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद कपूरथला हाउस में होगी, जहां शाम 5 बजे सबसे पहले सुखमनी साहिब का पाठ किया जाएगा।
इसके बाद अरदास और फिर एंगेजमेंट सेरेमनी और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। सूत्रों की माने तो इस साल अक्टूबर के महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सीबीएसई के 12वीं और 10वीं क्लास के नतीजों की। अमूमन हर साल मई के अंत तक आने वाले परिणाम करीब 15 दिन पहले ही आ गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहले 12वीं और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 10वीं का रिजल्ट आउट कर दिया है। अगर सीबीएसई के 12वीं क्लास के परीक्षा परिणामों की बात की जाए तो इस साल 87.33% बच्चे पास हुए हैं और इस साल 12वीं के बोर्ड में त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए बच्चों में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 90.68% रहा, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज रहा 84.67%, यानी कि लड़कियों का पासिंग प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा है। हालांकि इस बार 12वीं के बोर्ड में पिछले साल से 5% रिजल्ट कम रहा है। सीबीएसई के 12वीं क्लास में पिछले साल 91.25% लड़के पास हुए थे, जबकि इस साल 84.67% लड़के ही पास हुए हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो पिछले साल 94% लड़कियां पास हुई थी, जबकि इस साल 90.68% लड़कियां पास हुई हैं। 12वीं के साथ ही सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट भी आउट कर दिया। 10वीं के बोर्ड में इस साल 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बोर्ड की इस परीक्षा में भी छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 54.25% रहा, लड़कों का पासिंग प्रतिशत 92.75% रहा, यानी लड़कियों का पासिंग प्रतिशत लड़कों की तुलना में इस बार 1.53% बेहतर रहा है। इस साल 12वीं के नतीजों की ही तरह 10वीं के बोर्ड में भी त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। करीब 36 साल से चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली बदलाव के दौर से गुजर रही है। इससे 1962 में अस्तित्व में आया सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी अछूता नहीं है। इस साल हुए 12वीं और 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव किया गया था। इसके अलावा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी बदली गई ताकि छात्रों पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का बेवजह का दबाव कम हो सके और गला काट प्रतियोगिता के चक्कर में वो ना पड़े। सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज एक एक करके रिजल्ट से जुड़ी तमाम बातें और बदलाव बता रहे हैं। इस बार भी आप लोगों ने मेरिट यानी कि टॉपर कौन होगा, कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन लिस्ट भी नहीं निकाली है, तो इसके पीछे का कारण बताइए हमें। देखिए, हम लोग बोर्ड जो सीबीएसई जो है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। हम लोग बच्चे को केंद्र में रखते हैं और तब काम करते हैं। ऐसे में बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं हम लोग कभी मेरिट लिस्ट नहीं निकालते। मेरिट लिस्ट का जो पर्पस होता है वो बेसिकली है कि अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं बच्चे बिना स्ट्रेस के पढ़ें, वो अपना बेटर परफॉर्म करें, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है जिंदगी का लास्ट एम नहीं है। जो बच्चा किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म थोड़ा बहुत नहीं किया है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारे सामने लाखों एग्जाम्पल इस चीज के हैं जी। इसी वजह से हम लोग जो है कहीं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं देते हैं। जब हम लोग एग्जाम में बैठे थे तो मेरिट भी आती थी, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन भी आती थी, डिस्टिंक्शन भी आती थी जिनके 75% मार्क्स आते थे। तो हम लोग जो अनहेल्दी कंपटीशन है उसको कर्टेल करना चाहते हैं, उसको नहीं लाना चाहते, और इसी वजह से हम लोग मेरिट लिस्ट या डिवीजन्स नहीं देते। अगर किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट ऑफर किए हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज के हिसाब से और उसको 500 में से 500 नंबर मिले, कोई दूसरा छात्र जिसने 5 सब्जेक्ट में 33, 34, 35% नंबर मिले, दोनों की मार्कशीट के ऊपर केवल पास ही लिखा होगा। तो जिसके पूरे मार्क्स आए सब्जेक्ट्स में और जिसके पूरे नहीं आए तो सिर्फ पास लिखा होगा। बिल्कुल, पास होगा, फेल होगा, और अभी फेल को भी हम एसेंशियल रिपीट की बात करते हैं। और उसके बाद हम जो है हमने देखिए उसको भी फेल को हमने एसेंशियल रिपीट में कन्वर्ट किया। फेल नेगेटिव था तो हमने उसको हटाया वहां से। क्यों फेल हो, हम ये कहाँ कहें, ये तो 33% का क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया। अगर किसी ने भी कोई नॉलेज गेन की है, उसके 28%, 30%, 32% मार्क्स आए तो उसने नॉलेज तो गेन की, तो वो हम उसको कहते हैं आप एसेंशियल रिपीट हैं, आप दोबारा से प्रयास करिए और जो है इस लिमिट को 33 वाली को क्रॉस कर आप आगे आइएगा।
आएगा। तो हमारा जो है वो केवल होता यही है कि हम लोग कहते हैं ना हम मेरिट देंगे, ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन देंगे, और आप अपना केवल परफॉर्म कीजिए और वो परफॉर्मेंस हम आपको बता देंगे। बट परफॉर्मेंस परसेंटेज तो बता रहे हैं आप बच्चे को? हम परसेंटेज भी नहीं बता रहे हैं, हम अपना पासिंग परसेंटेज बता रहे हैं। बच्चा अपनी परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर सकता है। इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के बच्चों का रिजल्ट शानदार रहा है। रिजल्ट जारी होते ही स्कूल में टीचर्स और बच्चे सभी के चेहरे खिल उठे। सभी स्टूडेंट्स शानदार रिजल्ट के साथ पास हुए हैं। बच्चों ने स्कूल आकर प्रिंसिपल और टीचर्स को मिठाई खिलाई, उनका मुंह मीठा कराया। और इस मौके पर गुड न्यूज टुडे की संवाददाता नीतू झा भी वहीं पर मौजूद थी, छात्रों से बात की। इनमें स्कूल टॉप करने वाली दाक्षायणी चंद्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने 98.5% के साथ 12वीं की परीक्षा पास की है। सीबीएसई ने सबको सरप्राइज देते हुए 12th और 10th के रिजल्ट तो जारी कर दिए हैं। बच्चे एक और जहां अब तक सरप्राइज हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अचानक से रिजल्ट आ जाएगा। वहीं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वसंत वैली स्कूल की टॉप पर दीक्षानी। नंबर तो बहुत खास आए हैं, चेहरे पर खुशी है। ये बताइए जब रिजल्ट आया तो ये स्माइल कितनी ब्रॉड हो गई? बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी। आई थिंक पहला रिएक्शन में खुशी से चिल्लाई भी थी एंड आई थिंक ऑफ कोर्स फिर पेरेंट्स को हक किया एंड बहुत खुशी हुआ। अब सेटल हुआ, उस वक्त सेटल नहीं हुआ था, बट आई थिंक थोड़े दिन तक ये रहेगी स्माइल। अच्छा ये बताइए जब रिजल्ट आया होगा तब तो शायद आपको नहीं अंदाजा होगा कि आपने स्कूल टॉप कर दिया है, लेकिन अब पता है क्या चेंज हुआ है तब रिजल्ट देखने में और अब? आई थिंक जब मैंने काफ़ी लेट रिजल्ट खुला, कुछ लाइक सडन था वो सब, तो पता नहीं था, बट आई थिंक अब पता लगा तो खुशी ज़्यादा होती है। बट ऑफ कोर्स लाइक वसंत वैली में ऑलवेज कंपटीशन रहा है, सो ये मेरा लाइक काफ़ी होता रहता है अपने दोस्तों के बीच। सो द फैक्ट दैट सबने इतना अच्छा किया एंड इस बार आई टॉप, इट वाज डिफरेंट, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा खुशी हुई थी। बट यस 98.5% इतने नंबर आए हैं आपके। ये बताइए कितने घंटों की मेहनत होती थी, रोजाना कितनी पढ़ाई करती थी? अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसा कोई लाइक रूटीन लाइक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते थे, बट यही था कि लाइक दिन में जितना प्रोडक्टिव हो सको मैं ट्राई करती थी एक रूटीन बनाने का। बट हाँ ऐसे कोई आवर्स नहीं थे, तो इट वाज जस्ट कि अपना बेस्ट करो। आप जितना टाइम पढ़ रहे हो तो अब्जॉर्ब ज़्यादा करो और लाइक उस वक्त के लिए बेस्ट दो एंड तब देखेंगे उसके बाद। अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और अब आगे क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस। लाइक मुझे अपने सब्जेक्ट्स काफ़ी पसंद है, बट उससे सबसे ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक फॉर लाइक अंडर ग्रेजुएशन मैं पॉलिटिकल साइंस में ही परस्यू करने वाली हूँ उसको। और फ्यूचर क्या प्लान्स? मुझे लगता है फ्यूचर अब पूछ लेना चाहिए क्योंकि 12th के रिजल्ट आ गए। ऑफ कोर्स लाइक कॉलेज, सबसे पहले फ्यूचर तो कॉलेज ही होता है, तो मैंने ट्राई किया है लाइक इंडिया के बाहर भी, बट मैं CUET भी दे रही हूँ, तो अब आई थिंक 1 महीने बाद ही मुझे पता लगेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, बट ऑप्शंस मेरे काफ़ी ओपन है। अच्छा देखिए आप खुद टॉपर हैं, लेकिन CBSE कहता है कि बच्चों को टॉपर्स की लिस्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए, उससे कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एज अ टॉपर आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आई थिंक नहीं बताना चाहिए, बिकॉज इंडिया में जैसा कल्चर है CBSE बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, नंबर से किसी को जज किया जाता है एंड क्योंकि मैं ये पूरा साइकिल के थ्रू जा चुकी हूँ, मुझे पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सो मैं टोटली सपोर्ट करती हूँ डिसीजन को कि टॉपर्स का लिस्ट नहीं निकलना चाहिए। अगर मेरा नाम नहीं होता आज, या अगर है उसके बाद भी, आई थिंक कि इट्स नॉट फेयर। लोगों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा है नंबर्स के अलावा, एंड अगर लिस्ट ना हो तो एक पैरिटी होती है और फिर एटलीस्ट लाइक एक बच्चा, लाइक एक स्टूडेंट अपने आप से कंपेयर कर सकता है कि ओके मेरे आंखों में मैंने क्या किया है, इज़ इट ओके फॉर मी। अगर मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ, इट्स फाइन। तो आई सपोर्ट द आइडिया कि लिस्ट नहीं होना चाहिए। और वसंत वैली स्कूल की ही एक और छात्रा है जहन कश्यप, जिन्होंने आज साबित कर दिया कि मन में अगर विश्वास और हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दरअसल जहन कश्यप को सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी है, जो एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इससे पीड़ित बच्चों की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करती है। जन्म के साथ ही जहन कश्यप को इस बीमारी ने घेर लिया था। तब डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को कहा था कि जहन के लिए उठने बैठने से लेकर चलना फिरना बहुत मुश्किल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि ये बड़ी बात होगी अगर जहन 400 शब्द भी बोल पाए। सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि वो उनमें कितना हौसला है और वो अपने हौसले से कुछ भी कर सकती है। CBSE की 10वीं के रिजल्ट में उन्होंने 94.8% नंबर स्कोर किए हैं। देखिए, हमने उनसे बात की।
इस वक्त मेरे साथ 10वीं के एक स्टूडेंट मौजूद है जिनके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं कि इन्हें सुनकर खुद भी भरोसा नहीं हो रहा होगा। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम जहन काशिफ है। अच्छा जहन, कितने मार्क्स आए हैं आपके? 94.8%। 94.8%। कितने घंटों की मेहनत है ये जहन? क्या रोजाना कुछ घंटे तय किए थे कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है? हाँ, मैंने हर रोज पढ़ा। कंसिस्टेंसी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। और हाँ, अच्छा स्कूल ड्रेस में आप अभी, स्कूल शुरू हो गए, सेशन तो चालू है 11th का, कौन सा कोर्स चूज किया है आपने जहन? मैंने बिजनेस का कोर्स चूज करा है। तो मैं साइकोलॉजी भी कर रही हूँ। मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है जब मैं बड़ी हो जाऊँ। अच्छा आप बड़ी हो जाएंगी तो साइकोलॉजिस्ट बनेंगी। साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारी तकलीफों को खत्म करने का काम करते हैं, हमारी तकलीफें सुनते हैं, हमें समझाते हैं। तो क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोगों को कुछ टिप्स देती हैं? हाँ अच्छा ठीक है, कोई ऐसी टिप जो आप छोटी क्लास के बच्चों को देना चाहें जो भी 9th में है, 8th में है, कि अगर उनको 10th में अच्छा स्कोर करना हो तो क्या करना चाहिए? हर रोज़ पढ़ाई करें और गिव अप ना करें लास्ट मिनट पे, क्योंकि प्री बोर्ड के रिजल्ट थोड़े से बुरे भी आ जाए तो बोर्ड का कुछ पता नहीं। बिल्कुल। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? हालांकि अभी तो आप 11th में आई हैं, पर फिर भी हर बच्चा कुछ ना कुछ सोच के रखता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है लाइफ में, वैसा करना है, इंडिया में पढ़ना है, अब्रॉड जाना है। आपने कुछ सोचा हुआ है? हाँ, मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ आफ्टर 12th फिनिश करके। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मुझे पता नहीं है मैं क्या बनूँगी। और जब रिजल्ट आया तो चेहरे पर कितनी स्माइल थी? बहुत बड़ी, मैं चिल्लाना शुरू कर गई। और अब घर जाने वाली है, पेरेंट्स को बताने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्साइटेड है सर? बहुत एक्साइटेड हूँ। तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए छात्र हमेशा टेंशन में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर के लिए वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी 12वीं और 10वीं के बोर्ड में कई ऐसे छात्र अच्छे नंबर लाने से चूक जाते हैं। ऐसे में वसंत वैली स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी एग्जाम में अच्छे नंबरों के लिए ऐसे बच्चों को तनाव से बचने का मंत्र दे रही हैं। रिजल्ट कोई भी हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं शिक्षक, क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को रोजाना पढ़ाया होता है, इन्हें इस काबिल बनाया होता है कि बच्चे अच्छा जो रिजल्ट है वो ला सके, टॉप कर सके। टॉपर कहना तो शायद नहीं सही होगा, क्योंकि टीचर की नज़र में सभी बच्चे टॉपर होते हैं। टीचर से बात करेंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का रिजल्ट सामने आ गया है, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैम, बच्चों ने दिल तो खुश कर दिया है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की जो जब अच्छा करते हैं तब टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर हम मेरे कोलीग्स खड़े हैं मेरे साथ, सब हम बहुत खुश हुए आज बच्चों का रिजल्ट देख के। अच्छा, सीबीएसई के इस फैसले को कैसे देखती हैं कि अब टॉपर्स के नाम जो है वो अनाउंस नहीं होंगे, टॉपर्स के बारे में बताया नहीं जाएगा, जिससे कोई डिप्रेशन में न जाए? अगर टॉपर्स के बारे में ना अनाउंस करके थोड़े बच्चे डिप्रेशन से बच सकते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जहाँ कुछ बच्चों को खुशी होती है, अगर दूसरे बच्चों को दुख होता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, सबको खुश होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, यहाँ जब सब बच्चों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 घंटे पढ़ते हैं। आप हेड ऑफ द स्कूल हैं, क्या स्कूल से ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कंसिस्टेंसी जो है वो मैनेज करके रखिए? हाँ जी, हर टाइम हम बच्चों को बोलते हैं, उसीलिए हमारा जो स्कूल का डे है वो भी लंबा है, और प्लस हम हर दिन बच्चों को होमवर्क देते हैं, काम देते हैं, रिव्यूज देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स बीच में भी हर हफ्ते, ताकि वो पढ़ने का एक आदत होती है उस आदत में रहे और रेगुलर हिसाब से पढ़ाई करें। हमारे स्कूल में अगर एग्जामिनेशन किसी भी टाइम हम करें, बच्चे हमारे तैयार होते हैं। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।